हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसकी जो फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 पार्ट्स थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट की हमने एक वीडियो जो है वो डिस्कस कर ली थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, देन सोर्स ऑफ हर्ब्स जो है वो हमने डिस्कस करे थे। आज के वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक का सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो डिस्कस करेंगे एंड फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा इस यूनिट का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल्स, ठीक है। एंड इसके बाद में एक जो प्रोसेसिंग है हर्बल रॉ मटेरियल की, वो वाला टॉपिक भी हम आज के वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हो तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन जो है हर्बल मटेरियल्स का वो किस तरीके से करा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी मतलब हर्बल मटेरियल से फाइनल हमारे पास में जो ड्रग है, हर्बल ड्रग वो बन रही है, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे हर्ब का, कि हमें कोई भी जो हर्ब चाहिए उसे हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसे हमारे पास लैब के अंदर ले लेंगे। उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मतलब ये जो चीज़ हमने ली है वो सही है या फिर नहीं है। फिर हम उसका ऑथेंटिकेशन करेंगे कि मतलब फाइनली हम लोग ये चीज़ बताएंगे कि हाँ ये वही है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन करने के बाद में हम उसका कंप्लीट कल्टीवेशन करेंगे, मतलब उसे हम उगाएंगे फील्ड के अंदर। उसके बाद में हम उसे कलेक्ट कर लेंगे, मतलब सही टाइम पर हम लोग जो है उसकी जो कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसे हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कलेक्ट करने के बाद में फाइनली उसकी प्रोसेसिंग जो है वो करी जाएगी, जिससे कि फाइनल जो हमें चीज़ थी वो मिल जाएगी, फाइनल हर्बल ड्रग के रूप में वो उगने के बाद में जो है हमें मिल जाएगी। प्रोसेसिंग जो है इसका सिंपली क्या मतलब होता है, जैसे हमने फील्ड से कल्टीवेशन करने के बाद में फील्ड के अंदर वहाँ से हमने उस रॉ मटेरियल को लिया, वहाँ से लेकर के हम उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, वो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसीजर होता है, उसी को प्रोसेसिंग जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे हर्बल मटेरियल का, ठीक है। अब जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारी प्लांट से मिलने वाली मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट प्लांट को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो हमें प्लांट मेडिसिन मिल रही हैं वो किसी भी तरीके से उनके अंदर कोई भी कमी ना हो एंड वो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट जो है हमारे ऊपर कॉज ना करे, ठीक है। तो सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि उन ड्रग्स को क्या है हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं, प्लांट से मिलने वाली ड्रग्स को। अब जो स्पीशीज़ या फिर बॉटनिकल वैरायटी हम लोग प्लांट की सेलेक्ट कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, वो जो है उस तरीके से होनी चाहिए जो कि ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंदर या फिर नेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करी गई है। मतलब जैसे कोई ऑलरेडी बनी हुई चीज़ है उसी को हम वापस बना रहे हैं, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे हब को जो कि ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंदर मेंशनड है या फिर नेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशनड है, ठीक है। अब कोई नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग प्लांट, मतलब कोई नई हब को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पर जो सिलेक्शन करा जाता है उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। टोटल 4 अप्रोच है हमारे पास में। एक तो आता है रैंडमाइज सिलेक्शन, एक आता है इकोलॉजिकल अप्रोच और जू फार्माकोग्नोसी, एक आता है कीमो सिस्टमैटिक अप्रोच एंड एक आता है इथेनो फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रैंडमाइज सिलेक्शन का क्या मतलब होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ से रैंडमली किसी भी प्लांट मटेरियल को जो है सिलेक्ट करा जाता है एंड उससे जो है नई मेडिसिन की डिस्कवरी करी जाती है। अब किसी भी प्लांट को हम लोग फॉरेस्ट में से सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन दूसरी तरफ मतलब हमें नई चीज़ जो है उसकी डिस्कवरी होने के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा रहते हैं। नाउ सेकेंड अप्रोच हमारे पास आती है इकोलॉजिकल अप्रोच, या फिर इसे हम जू फार्माकोग्नोसी भी कहते हैं। तो इसके अंदर सिंपली क्या करा जाता है, जैसे कहीं बाहर एनिमल्स घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो किस प्लांट को ईट कर रहे हैं एंड उसकी वजह से उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करा जाता है एंड उसके बेसिस पर जो है ड्रग्स की डिस्कवरी करी जाती है। जैसे कि अफ्रीकन फॉरेस्ट के अंदर चिंपैंजी को ऑब्जर्व करा जाता है, जिससे कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़ वाली ट्राइकीलिया रूबिसेंस लीव्स जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। अब इस अप्रोच से बहुत ही कम प्लांट्स को सिलेक्ट करा जा सकता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है एंड इसकी सक्सेस रेट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अब थर्ड जो है वो हमारे पास आती है कीमो सिस्टमैटिक अप्रोच,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसकी ऑलरेडी कुछ उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो हम ये देखेंगे कि वो किस टैक्सा से बिलोंग करता है। उसी टैक्सा के दूसरे प्लांट्स जो है उनकी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कोई एक प्लांट जो एक टैक्सा से बिलोंग कर रहा है एंड कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, तो जो दूसरे प्लांट्स उस सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं वो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट अप्रोच आती है इथेनोफार्माकोलॉजी। इथेनोफार्माकोलॉजी के अंदर क्या करा जाता है, जैसे कोई एक ड्रग है, ठीक है, उसे हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उसे हम लोग अच्छे से लैब के अंदर और ज़्यादा स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि उसी ड्रग का और किसी तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं, जिससे कि वो ड्रग जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हमारे लिए हो जाए, ठीक है। इथेनोफार्माकोलॉजी जो है सिंपली ब्रांच होती है साइंस की, जिसके अंदर लोगों के व्यवहार को देखा जाता है, उनके ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स को देखा जाता है, जिससे कि डिस्कवरी करी जा सके न्यू ड्रग की एंड डेवलपमेंट करा जा सके न्यू ड्रग का, ठीक है। तो सिंपली सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एंड 4 अप्रोचेस जो है इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपली सिलेक्शन का प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। मतलब हर्बल मटेरियल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसे ऑथेंटिकेट करेंगे। तो इन दोनों के लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। पहला आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होगा कि हमने जिस भी हर्ब को सेलेक्ट करा है वो सही है या फिर नहीं है, एंड करेक्ट बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन करना किसी भी ड्रग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो हमें अच्छी क्वालिटी का मिले, ठीक है। दूसरी तरफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस होता है जो कि इंश्योर करता है कि हमने करेक्ट प्लांट स्पीशीज ली है एंड साथ ही साथ उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी जो होती है फाइनल हर्बल मटेरियल की, उसे भी चेक करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अब इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक मेथड हो गया, माइक्रोस्कोपिक मेथड हो गया, फिजिको केमिकल मेथड हो गया, टेक्सोनोमिक मेथड हो गया एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड हो गया एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए रहते हैं। तो अब सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक मेथड के अंदर क्या करा जाता है कि हर्बल मटेरियल जो है उसे आइडेंटिफाई करा जाता है, शेप, साइज, कलर, ऑर्डर या फिर उसका टेक्सचर क्या है, उसकी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका टेस्ट क्या है एंड इस तरह के ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हर्बल मटेरियल की यूज़ करी जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सेकेंड आता है माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड जो है इसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोपी हो गई या फिर पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी हो गई, इन टेक्निक्स को यूज़ करा जाता है जिससे कि स्ट्रक्चरल, सेल्यूलर एंड जो इंटरनल टिश्यू फीचर्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करा जा सके, ठीक है। इसके अंदर स्टोमेटल इंडेक्स हो गया, टिश्यू के सेल्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, इन सारी चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करा जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिजिको केमिकल मैथड। फिजिको केमिकल मैथड के अंदर क्या होता है, हर्बल मटेरियल को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, जैसे कि टोटल ऐश हो गया या फिर वाटर सॉल्युबल ऐश हो गया या फिर एसिड इनसॉल्युबल ऐश हो गया या फिर दूसरे पैरामीटर्स हो गए। ऐसे अलग अलग फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स जो है उनके बेसिस पर हर्बल मटेरियल को आइडेंटिफाई करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्सोनोमिक मेथड। टेक्सोनोमिक मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास में हर्ब है, ठीक है, उसके अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे कि उसका बॉटनिकल नेम क्या है, वर्नाक्युलर नेम क्या है, हैबिटाट कहाँ से उसे लिया गया है, ठीक है, देन कहाँ से उस प्लांट मटेरियल को सेलेक्ट करा गया है, किस साइट से सेलेक्ट करा गया, एल्टीट्यूड क्या था जहाँ से उसे सेलेक्ट करा गया है, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर जो है आइडेंटिफाई करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो बहुत सारे अलग अलग जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स है उन्हें यूज़ करा जाता है किसी भी हर्बल मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे कि HPLC टेक्निक हो गई हमारे पास में, जैसे कि TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो गई। तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करा जाता है हर्बल मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए। लास्ट हमारे पास आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करा जाता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये जो है अपकमिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये एक तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्ब्स के लिए। इसके अंदर क्या करा जाता है, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करा जाता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है।
अब मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं हर्ब के आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर मार्कर्स का मतलब होता है सीक्वेंस डीएनए का जो कि हर एक प्लांट के अंदर यूनिक होता है, ठीक है, अलग अलग होता है हर एक प्लांट के अंदर। तो सिंपली हम किसी भी प्लांट को बहुत ही आसानी से इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसके अंदर मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है वो यूज़ होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है सिंपली सीक्वेंस होता है डीएनए का जो हर एक प्लांट के अंदर यूनिक होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द हर्बल मटीरियल। अब हमने यहाँ पर देखा था कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के बाद में मतलब जो हम हर्ब हमने सेलेक्ट करी उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका ऑथेंटिकेशन कर लिया, उसके बाद में उसे हम सिंपली कल्टिवेट कर देंगे, ठीक है। कल्टीवेट करने के बाद में हम लोग राइट टाइम पर उसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कंप्लीट प्रोसेसिंग जो है वो हम उसकी करेंगे। तो जब हमने कलेक्शन कर लिया हर्ब्स का, उसके बाद में फाइनली हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग जो है इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी जर्नी रॉ मटेरियल की फील्ड से हमने उसे कलेक्ट करा, उसके बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट तक कन्वर्ट उसे करने की जो जर्नी होती है रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, ठीक है, उसे जो है प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब प्रोसेसिंग जो है हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक तो आती है प्राइमरी प्रोसेसिंग, एक आती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ठीक है। इनकी डेफिनेशन जो है बहुत ही छोटी छोटी सी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी नोट्स के अंदर जो आपको प्रॉपर डेफिनेशंस वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है वो होता क्या है। तो इसके अंदर सिंपल प्रोसीजर्स आते हैं जिनकी मदद से हर्ब्स जो है उन्हें प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है। जैसे कि आगे हमारे पास में गार्बलिंग, वॉशिंग, पारबॉइलिंग, लीचिंग, ड्राइंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं। तो सिंपल प्रोसीजर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि गार्बलिंग या फिर ड्रेसिंग जो है इसका क्या मतलब होता है। तो जो ये गार्बलिंग होता है इसे ड्रेसिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपली ड्रग को प्रिपेयर करा जाता है मार्केट के लिए। उसके अंदर से किसी भी तरह की सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, गंदगी हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, कोई भी दूसरी इम्प्योरिटीज़ हो गई, उन सबको रिमूव कर दिया जाता है हमारे पास जो प्रिपरेशन है उसके अंदर से, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो मटेरियल उसकी ग्रेडिंग भी करी जा सकती है, मतलब साइज, शेप, वेट, उसके हिसाब से उसे अलग अलग भी करा जा सकता है, ठीक है। अब जो हम ड्रग को मार्केट में ले जाते हैं उसके पहले वो ड्रग प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, तो उसी के लिए जो है गार्बलिंग वाला प्रोसेस करा जाता है। अब सेकेंड हमारे पास आता है वॉशिंग। वॉशिंग के अंदर क्या होता है, हमने गार्बलिंग कर ली, मतलब डर्ट, इम्प्योरिटी, सब कुछ जो हमारे पास प्रिपरेशन थी उसके अंदर से रिमूव कर लिया। उसके बाद में जो मटेरियल है हमारे पास में उसे अच्छे से क्लीन करना होगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से उसे साफ़ करना होगा। कोई भी बचा हुआ सॉइल, डर्ट या कोई भी इम्प्योरिटीज़ उसके सरफेस पे रह गई, उस सबको वहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम उसे वॉश करेंगे तो वॉश करते टाइम हमें एक तो उसे क्लीन वाटर से वॉश करना है, दूसरा हमें उसके ऊपर थोड़ी बहुत स्क्रबिंग करनी है जिससे कि अच्छे से उसके ऊपर से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल जाए। अब वॉशिंग के बाद में हम लोग करते हैं पार बॉइलिंग। तो पार बॉइलिंग का क्या मतलब होता है, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उन्हीं के ऊपर पार बॉइलिंग करी जाती है, हर किसी के ऊपर नहीं करी जाती। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रिपरेशन है, जो हर्ब हमारे पास में आई है, पूरा कंप्लीट कल्टीवेशन एंड कलेक्शन के बाद में जो हमारे पास आई है उसे हम बॉइलिंग वाटर के अंदर रख देंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि हर्ब जो है उसके ऊपर कोई भी आउटर कोट प्रेजेंट हो या फिर कोई भी कवरिंग मटेरियल हो, उसे रिमूव करने के लिए जो है इसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब पार बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल होता है उसकी स्टोरेज लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आएगा लीचिंग। लीचिंग के अंदर क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है रॉ मटेरियल के अंदर उसे रिमूव करा जाता है रॉ मटेरियल को रनिंग वाटर के अंदर रख करके। जैसे हम लोग टैप चला देंगे, ठीक है, जिसमें क्लीन वाटर आ रहा है उसे हम चला देंगे एंड वही रनिंग वाटर होता है, तो उसके नीचे हम लोग हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसे रख देंगे जिससे कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो वहाँ पर रह गई वो उसके अंदर से रिमूव हो जाए। अब लीचिंग जो है इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम बहुत देर तक करते रहेंगे तो क्या होगा, जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो भी लॉस हो सकते हैं। तो इसलिए लीचिंग जो है वो हमें एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करनी चाहिए, जितने में उसमें से सिर्फ इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो रिमूव ना हो। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब हम सब लोग जानते हैं सिंपली किसी चीज़ को सुखाना, ठीक है। तो एक सिंपल प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी मॉइस्चर, जैसे हम लोगों ने इतनी बार इसको वॉश करा, बॉईल करा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी, तो उसके बाद में क्या होगा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ मॉइस्चर जो है वो एंटर कर जाएगा। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए एंड जो
माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा वो मॉइस्चर की वजह से बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मॉइस्चर को रिमूव करेंगे एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए जो है ड्राइंग का काम करा जाता है। ठीक है, जनरली कलेक्ट हमने कर लिया एंड वॉश कर दिया हर्बल मटेरियल को, उसके जस्ट बाद में जो है जनरली ड्राइंग करी जाती है। ठीक है, जनरल रूल ये कहता है कि जो लीव्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, उन्हें 20 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ड्राई करा जाता है एंड जो बार्क होती हैं, रूट होती हैं, स्टेम होती है, उन्हें 30 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ड्राई करा जाता है। अब कोई भी हमारे पास में हर्बल रॉ मटेरियल है, ठीक है, जब हम उसे ड्राई कर रहे हैं तो ड्राई करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसे सूरज के नीचे रख के सन के अंदर जो है हम उसे ड्राई कर सकते हैं, दूसरा हम छाया में रख के या फिर खुली हवा के अंदर उसे सुखा सकते हैं। देन ट्रे ड्रायर या फिर हॉट एयर ओवन की मदद से हम उसे ड्राई कर सकते हैं। देन स्प्रे ड्रायर की मदद से ड्राई कर सकते हैं एंड वैक्यूम ड्रायर या फिर फ्रीज ड्रायर की मदद से भी हम लोग उसे ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग के भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को सूखा कर सकते हैं और उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग का जो प्रोसेस है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो ड्राइंग की वजह से जो शेल्फ लाइफ होती है ड्रग की एंड जो स्टोरेज होता है ड्रग का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब ड्राइंग मतलब सुखाना, तो जब हम किसी चीज़ को सुखा देते हैं तो उसका साइज रिडक्शन करना जो है वो आसान हो जाता है, उसे पाउडर के रूप में कन्वर्ट करना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, देन ड्राइंग की वजह से वेट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग देख ले, जैसे कपड़े हम लोग धोते हैं तो गीले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनका वेट होता है एंड वो सूख जाते हैं तो बहुत ही हल्के से हो जाता है। तो इस वजह से ड्राइंग की वजह से जो ड्रग है हमारे पास उसका वेट कम हो जाता है एंड पैक करते टाइम स्पेस जो है वो भी बचता है अगर कोई चीज़ सूखी होती है तो। ठीक है, देन ड्राइंग की वजह से मॉइस्चर रिमूव हो गया। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बिल्कुल रुक जाती है एंड जो ड्रग है उसकी यूनिफॉर्म क्वालिटी जो है वो रह पाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे पास प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसेस थे, ये सारे प्रोसीजर्स हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास आती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब जो ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है इसका सिंपली मतलब होता है इसके अंदर ऐसी टेक्निक्स आती हैं जैसे कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव कर रहे हैं, या फिर टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसे सारे प्रोसेसेस जो है वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग होता है वो एक हब से दूसरी हब तक वेरी करता है, मतलब एक हब के लिए दूसरी तरीके से सेकेंडरी प्रोसेसिंग होगी एंड दूसरी हब के लिए दूसरे तरीके से होंगी। ठीक है, कौन क्या नेचर है हमारे पास हर्ब का, उसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके क्या थेरापेटिक प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पर सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो है वो हर एक हर्ब की अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 6 तरीके हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहला आता है कटिंग। तो किसी भी हर्बल ड्रग को, हर्बल मटेरियल को हमने ड्राई कर लिया, सुखा लिया, उसके बाद में उसे हम कट करते हैं, सेक्शन करते हैं छोटे छोटे साइज के अंदर, क्योंकि स्मॉल साइज जो होता है वो कन्वीनियंट होता है स्टोर करने के लिए भी एंड अगर किसी चीज़ का स्मॉल साइज है तो उसके अंदर से एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करना जो है वो भी आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एजिंग। एजिंग के अंदर सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास में रॉ मटेरियल है उसे हम स्टोर कर देते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। ठीक है, अब जब हम उसे स्टोर कर रहे हैं तो ये जनरली या तो हम सूरज के नीचे करते हैं या फिर शेड के अंदर, मतलब छाया के अंदर जो हम उसे स्टोर करते हैं एंड ये जो है ऑलमोस्ट 1 साल के लिए उसे स्टोर करा जाता है। ठीक है, तो एजिंग का सिंपली मतलब है कि हम स्टोर कर रहे हैं रॉ मटेरियल को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जनरली अप टू 1 ईयर एंड या तो हम अंडर द सन उसे स्टोर करते हैं या फिर शेड के अंदर जो है हम उसे स्टोर करते हैं। तो जब तक वो स्टोर्ड रहता है तो तब तक उसके अंदर से एक्सेसिव वाटर या मॉइस्चर वगैरह जो भी रहता है वो सब रिमूव हो जाता है। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि अब हमारे पास जो है वो बेटर हर्बल मटेरियल जो है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग और रोस्टिंग। बेकिंग या फिर रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग हर्बल मटेरियल को ओवन के अंदर हीट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है हीटिंग का एंड जो ड्यूरेशन होता है बेक करने का वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर डिफर करता है। तो सिंपली बेकिंग या रोस्टिंग का मतलब है कि हम उस हर्बल मटेरियल को हीट करें ओवन के अंदर रख के। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है बॉइलिंग और स्टीमिंग। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में हर्बल मटेरियल है उसे हम वाटर के अंदर जो है बॉईल करेंगे या फिर कुक करेंगे, मतलब गर्म पानी के अंदर डाल के उसे हम लोग बॉईल कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर के अंदर हम उसे डाल रहे हैं एंड क्या करते हैं हम लोग ये या तो किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हम उसे बॉईल करते हैं या फिर कुक करते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया या फिर मिल्क हो गया उसके अंदर। अब ये बॉइलिंग या फिर स्टीमिंग का प्रोसेस जो है वो करा क्यों जाता है, क्योंकि इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है ड्रग का या फिर हर्बल मटेरियल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टर फ्राइंग।
स्टर फ्राइंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर हर्बल मटेरियल जो है उसे एक फ्राइंग पैन के अंदर रखा जाता है एंड कंटिन्यूसली उसे हम स्टर करते हैं, मतलब इस तरीके से मूव करते हैं जैसे हम सब्जी चलाते टाइम करते हैं। एंड जब तक कि उसका एक्सटर्नल कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये प्रोसेस जो है वो करते हैं, ठीक है। तो स्टर फ्राइंग का मतलब जो हम समझ रहे हैं, जैसे हम सब्जी वगैरह जो है सबसे पहले हम लोग प्याज डालते हैं तो उसे इस तरीके से चलाते हैं, तो वही मतलब होता है। बट यहाँ पर हम लोग हर्बल मटेरियल जो है उसे एक फ्राइंग पैन के अंदर रख के कंटिन्यूसली स्टर करते हैं जब तक कि उसका एक्सटर्नल कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। नाउ लास्ट जो प्रोसेस आता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंदर, वो आता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल जो है उसको हम फ्यूम्स जो है उसके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो रॉ मटेरियल होता है उसे फ्यूम से सब्जेक्ट करा जाता है, मतलब फ्यूम से पास करा जाता है। अगर फ्यूमिगेशन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा जा रहा है, कॉमनली यही करा जाता है कुछ मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास में हर्बल रॉ मटेरियल है या फिर हर्बल मटेरियल है उसका कलर जो है वो सेम रह सके, उसका अपीयरेंस जो है वो बेटर बन सके एंड इंसेक्ट्स एंड मोल्ड्स वगैरह जो है उसके ऊपर ग्रो ना करे। इसके लिए जो है फ्यूमिगेशन करा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स के अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। बाकी आगे की वीडियोस के अंदर हम लोग बाकी के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी चाहते हैं तो आप बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।